हे गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को फोकस करके। एग्जाम हमारा बहुत नियर बाई है, इसलिए चीज़ों को देखते हुए हम बहुत जल्दी हमारी जो टेस्ट सीरीज ये होगी, सारी वीडियोस होंगे, इस अपनी पूरी सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, दी एंड कर रहे होंगे। तो इस सीरीज में आपको पता है जो इंटीग्रेटेड वाले जो सारे टेस्ट है, उनके 12 जो टेस्ट है हमारे, उन 12 टेस्ट को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ विजन के भी अभ्यास सीरीज है, कुछ दो चार एक दो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये जो हमारी प्रीलिम्स फोकस जो मेंटरशिप की टेस्ट थी, बिकॉज हम लोगों ने ना लेट का स्टार्ट करा था थोड़ा सा, तो इसलिए इसमें ऑलमोस्ट ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 30 टेस्टों को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ये 9वें टेस्ट का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट आ चुका है, हम 10वें टेस्ट को और करेंगे, 10वें के दोनों पार्ट्स को करेंगे। उसके बाद 11-12 को पॉसिबल हुआ तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज 13, 14, 15, 16 इनकी ये सारे के सारे सी सेट वाली टेस्ट है। और इन सारे के सारे सी सेट के टेस्ट को मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर भी है उसमें, सॉल्यूशन भी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। सी सेट वाले टेस्ट में आप उनकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो, अगर आप उसके लिंक की बात करेंगे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9वें को पहला जो टेस्ट वाला इसका पार्ट है वो आ चुका है हमारा। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक, और इस तरह से हम उनको कंप्लीट करेंगे। ये बस हम अपना जो बहुत जल्दी कंप्लीट करके जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद हम अपना पॉलिटी का जो रिवीजन चल रहा है सिनॉप्सिस का हमारा, उसको कवर करेंगे जल्दी से, मतलब इसके बाद एग्जाम के बाद। और उसके बाद हम स्टेट पीसीएस यानी कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम से हम पर कंप्लीटली फोकस करेंगे। वहाँ पर उनके लिए क्लासेस मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो सामग्री होगी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले, जस्ट तुरंत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डालिए, बिकॉज बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो सामग्री है वो आपको यहाँ पर आपके एग्जाम्स के लिए मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो आपके सामने क्वेश्चन है। और हाँ, क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल करते हैं, इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को पॉज कर देते हैं, सो दैट जिसको भी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन जिनको पढ़ना है वो अपने इंग्लिश के क्वेश्चन को आराम से देख लें। चलिए भाई, बात कर लेते हैं हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखो 51वें क्वेश्चन में बात बोली जा रही है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है इसके संबंध में। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके संबंध में हमसे पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपने मन में इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं पॉज करके भी। सही के बारे में पूछा जा रहा है। पहला हमारा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो यूनेस्को की लिस्ट में ये लिस्टेड आपको मिलेगा, सही बात है। इस रिजर्व के जंगलों में एरेंगा, खारिया और मनगीडिया नाम की जो दो ट्राइब हैं ये निवास करती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और सिमली ये दूसरा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे, जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में डाला गया, तो ध्यान रखेंगे 2009 से ही ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, हमें उसी के बारे में ही हमसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 क्या कह रहा है हमारा। तो 52 आपके सामने है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर रेड प्लस प्लस के संबंध में निम्न कथन पर विचार करवा रहा है। ठीक है, तो रेड प्लस प्लस के बारे में देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। हमें पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की पक्षकारों द्वारा एक विकसित तंत्र है। रेड प्लस प्लस के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो आपका रेड प्लस प्लस है ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो रेड प्लस ये सॉरी प्लस प्लस नहीं, सिर्फ रेड प्लस के बारे में बात करी जा रही है, एक रेड प्लस प्लस भी है। तो रेड प्लस के बारे में बात करेंगे तो ये संयुक्त राष्ट्र का सहयोग का एक कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा, और शुरुआत होती है इसकी हमारी 2008 वाली टाइम पीरियड पे। और इस कार्यक्रम के बारे में हम बात करें तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में FAO हुआ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, इनके बारे में यूनेप हुआ, इनके ये इनकी तकनीकी विशेषज्ञता इसको मिलती है। तो इस संबंध में जो पहला स्टेटमेंट था हमारा गलत था। दूसरे के बारे में हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य विकासित देशों में वनों का संरक्षण करना, सतत प्रबंधन करना, वन कार्बन स्टॉक इसमें वृद्धि करके उनकी भूमिका निभाना है। तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट आपका क्लियरली सही हो जाएगा, आपसे सही ही पूछ रहा है, पहला आपका गलत था, तो बी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। केवल दो हमारा यहाँ पे सही है। 53 के बारे में बात कर लेते हैं, 53वां हमारा क्या कह रहा है। 53 कह रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी कि जो एनजीटी एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली एनजीटी के कामकाज के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि नहीं करता, उसको जो ढूंढना है हमें, जो वैधानिक समर्थन नहीं देगा। तो 19 हमारा जो जल अधिनियम है, हमारा जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1977 है, ये हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। एनजीटी के बारे में फिर में थोड़ा सा बात बता दूं आपको, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हम इसको पूरी फुल फॉर्म में बोलते हैं। 2010 में हम इसका जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उन सारी चीज़ों को देख ली गई, इसमें हमें इसकी जो है घटना मतलब गठन इसका हमें दिखाई देने को मिलता है। तो जल प्रदूषण एक्ट के तहत हम इसको देखते हैं, कार्यप्रणाली इसमें होती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी इसको जो है सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा 1972 का, ऑल्दो ये एक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत फेवरेट हमारा ये एक्ट होता है पूछने के लिए, ये इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी सारे के सारे इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कोई इसको पावर देता है,
ठीक है, किसी के द्वारा इसको शक्ति मिलती है, किसी के द्वारा ये डिराइव होता है, सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सी से हमें इसका कोई संबंध देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सी हो जाएगा। तो ध्यान रखते हैं 53 के लिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 देख लेते हैं, 54वां क्या कह रहा है। 54वां कह रहा है हमारा कैंपा के बारे में। कैंपा योजना क्या है? तो क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, इसके संबंध में हमें बात करनी है। और आपसे जो सही स्टेटमेंट है वो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सही है। कैंपा के बारे में कह रहा है कि सांविधिक निकाय है। सांविधिक को आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी या फिर सांविधिक का मतलब होता है ऐसा निकाय या फिर ऐसा संगठन जिसकी स्थापना विधि के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा, जो भी रेस्पेक्टिव आपकी विधायक है, लेजिस्लेचर है, तो वहां पर कानून के द्वारा या अधिनियम के द्वारा जिसकी स्थापना करी जाती है उसको हम सांविधिक बोलते हैं। तो कैंपा के बारे में हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी एक अधिनियम के द्वारा। दूसरा क्या कह रहा है आपको दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है यहाँ पर जो प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 इस एक्ट के बारे में कह रहा है भारत के सीएजी द्वारा केवल राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर कैंपा के यहाँ पर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंड के लिए हम बात करें तो जो भुगतान प्राप्त करते हैं, और ध्यान रखते हैं ये जो हमारा वन रोपण निधि अधिनियम है 2016, ये सीएजी द्वारा दोनों राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में द्वारा जो कैंपा है प्राधिकरण है इनके खातों की लेखा परीक्षा की बात करेगा, जबकि यहाँ पर केवल राष्ट्रीय कैंपा की बात करी गई है। तो ये यहाँ पर इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल हमारा पहला सही है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55वां देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ब्लू फ्लैग जो हमारे सर्टिफिकेशन है इसके संबंध में विचार करना है। कौन से स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में सही हो जाएंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला कह रहा है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये पहला हमारा गलत हो जाएगा कि जो ब्लू फ्लैग टैग जिनके बारे में बात करते हैं, जो बीचेस को यानी कि जो समुद्र के तट होते हैं जिनको दिया जाता है, ये बेसिकली 1985 में शुरू करा गया था फ्रांस में। और ये इसके बारे में बात करें तो एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है हमारा, उसको वैसे शॉर्ट में बोल देते हैं FEE, नाम है उसका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE उसके द्वारा दिया जाता है, ना कि ये मंत्रालय के द्वारा। तो पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा दूसरा कह रहा है कि भारत में 12 ब्लू फ्लैग समुद्री तट हैं यानी बीच हैं और दुनिया के सबसे 7 समुद्र तटों में से एक है। बिल्कुल, यानी कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन में क्या होता है, बहुत सारी चीजों को सेफ्टी मार्क, सफाई, कितना कॉम्पिटेबल है वो, कितना आसान है, कितनी सुविधाएं है वहाँ पर, सारे मानकों को देखते हुए ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। अभी ध्यान रखना है भारत में टोटल जो हमारे 12 ब्लू फ्लैग जो हमारे बीच हो जाएंगे ब्लू फ्लैग टैग जिनको प्राप्त हो जाएगा इनमें से, तो ये सारे हमें देखने को मिल जाएंगे। इसलिए दूसरा तो हमारा सही है, पहला हमारा गलत था ही। सही अगर हमसे पूछ रहा है तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि केवल और केवल हमारा दो सही है। आगे पेज पर बढ़ने से पहले आपके जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है आप इनको आराम से जो है पॉज करके अपने सारे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, देखो आपको जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ना है तो जो मैं पेज को मूव करता हूँ उस टाइम पर आप पॉज कर लेंगे और आराम से पॉज करके बढ़िया तरह से आप इसको पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। ओके जस्ट सेकंड, ठीक है 1972 है, इसके बारे में प्रावधान है, मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक्ट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी आ गया हमारा। आप देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। पहला स्टेटमेंट इसके बारे में क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। मुख्य वन्यजीव जो वार्डन है एक संकटग्रस्त जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे संकटग्रस्त जंगली जानवर इनकी उसकी अनुमति दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि मनुष्यों के लिए खतरा है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा, भले ही चाहे वो संकटग्रस्त कैटेगरी में क्यों ना हो, जो IUCN की कैटेगरीज होती है, स्टेटस होता है, अब लेकिन अगर वो इंसानों के लिए जो खतरा है तो वार्डन की अनुमति से जो है उसका शिकार करा जा सकता है। और गंभीर रूप से घायल या फिर बीमार या फिर उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है तो फिर उसको मारा जा सकता है। तो ये वन्यजीव वार्डन है उसकी जो परमिशन है वो ली जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पर मुख्य वन्यजीव वार्डन निर्धारित शुल्कों का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से निर्दिष्ट शर्तों के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार करने की अनुमति देने के लिए परमिट जारी कर सकते हैं। तो वार्डन के ही यहाँ पर वार्डन पे ही सेंट्रलाइज है हमारा ये क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, सही के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 57 देख लेते हैं हमारा 57 क्या कह रहा है। 57 कह रहा है जैव विविधता अधिनियम 2002, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसे 1992 का जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ना, ये जैव विविधता सम्मेलन है, उसके तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के जवाब में अधिनियमित करा गया था, जो हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002 था, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है क्लियरली सही हो जाएगा। 1992 का जो रियो अर्थ समिट है, मैंने आपको कई बार बताया था, यहाँ पर 3 सिस्टर यानी कि 1972 में जो हमारा हुआ था, मानव और पृथ्वी के संबंधों यानी कि जो मानव और पर्यावरण है उनके संबंधों पर जो हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसकी जो 20वीं वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए
रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है और वहां पर ये आपकी तीनों थ्री सिस्टर कन्वेंशन देखने को मिलती हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए यूएनएफसीसी, और आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए यूएनसीवीडी, और आपका रोकने के लिए यूएनसीसीडी यानी कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों के तीनों हम इनको ये सिस्टर कन्वेंशन बोलते हैं। तो सीबीडी 2002 के एक्ट इसी को इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही। दूसरे के बारे में हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा बोल रहा है अधिनियम दो स्तरीय संरचना स्थापित करता है जिसमें केवल राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता जो बोर्ड हैं वो शामिल होंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे एक और हमें देखने को, राष्ट्रीय राज्य तो होंगे ही लेकिन लोकल लेवल पर एक जैव विविधता प्रबंधन जो कमिटीज हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पर 3 लेवल पर चीजें होंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, सही आपसे पूछ रहा है केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। 58वां देख लेते हैं। यहाँ पर खनिजों के संदर्भ में हमें निम्न जो कथन है उनके बारे में बात करना है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या कहा जा रहा है, सही हमसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है आमतौर पर आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज और अवसादी चट्टानों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है यहाँ पर ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा आपको आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। तो देखो मान लीजिए हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में हमारा जो मैग्मा लावा है अंदर, ठीक है, जब वो हमारा ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, जब ये मैग्मा लावा पृथ्वी को इसको तोड़ते हुए अंदर से बाहर फैल के इस तरह से निकल के आता है। अब ये जब ये मैग्मा और लावा जब ठंडा होकर बहुत कठोर संरचना का रूप ले लेता है तो इसको बोलते हैं हम आग्नेय चट्टानें। तो जब ये अंदर से निकल के आता है तो ध्यान रखेंगे इसमें बहुत सारे खनिज, धात्विक खनिज वगैरह हमें पाए जाने देखने को मिलते हैं, ठीक है, धात्विक खनिज देखने को मिलेंगे। उसके बाद होता क्या है कि जब मान लीजिए जब यही जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन आग्नेय चट्टानों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपरदन अपक्षय की प्रणालियां होती हैं और ये टूट टूट के अक्षय तो अपरदित होते एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं यहाँ पर, और इस तरह से इन पर दाब वगैरह लगता है तो ये इकट्ठे संरचनात्मक रूप में हो जाते हैं और ये अवसादी चट्टान का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। तीसरी आती है आपको मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि उनको बोलते हैं हम कायांतरित चट्टानें। जब ये दोनों चट्टानों पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा तापमान लगता है, और तब इनका जो है इनकी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इनके अंदर के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं और उसके बाद ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कायांतरित में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में।